बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी दूर दराज मुल्क में एक निहायत ईमानदार, बहादुर और रहम दिल बादशाह रहा करता था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह की मलिका भी निहायत नेक और बाहिया खातून थी, जो एक गरीब लक्कड़हारे की बेटी थी। हुआ यूं कि एक दिन बादशाह शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गया। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी और तूफान ने हर तरफ अंधेरा सा कर दिया और किसी को कुछ भी नजर आना बंद हो गया। बादशाह के तमाम साथी इससे बिछड़ गए। जैसे जैसे शाम के साए गहरे होते गए, बादशाह को वापसी की फिक्र लाहिक होने लगी, मगर वो रास्ता भूल चुका था। जंगल में रात गुजारना भी खतरे से खाली न था, क्योंकि जंगल दरिंदों से भरा हुआ था। इसलिए बादशाह ने किसी महफूज जगह की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद इसे दूर कहीं से धुआं उठता दिखाई दिया। बादशाह ने घोड़ा इस तरफ मोड़ा और करीब जाकर देखा तो वहां एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए बाहर आया। बादशाह ने अपना हुलिया छुपाकर उसे बताया कि मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मौसम खराब है, रास्ता भी खो गया है, अगर मुमकिन हो तो मुझे रात भर पनाह दे दें। बूढ़ा आदमी निहायत मेहरबानी से उसे अंदर ले आए। इस बूढ़े की एक निहायत खूबसूरत, बाहिया और खिदमत गुजार जवान बेटी भी थी। बूढ़ा लकड़ियां काट कर बाजार में बेचा करता और किसी न किसी तरह अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। लड़की ने बादशाह के लिए सादा सा मगर बहुत लजीज खाना तैयार किया, फिर खुद अपनी आंखों के सामने इसके लिए बिस्तर लगा कर दिया ताकि वो सुकून से सो सके। बूढ़े और उसकी बेटी ने सारे वक्त बादशाह का इस तरह ख्याल रखा जैसे कोई कीमती मेहमान हो। सुबह होते ही बादशाह ने इन दोनों का शुक्रिया अदा किया और महल वापस आ गया, मगर महल आकर भी वो इस लक्कड़हारे की नेक सीरत और खूबसूरत बेटी को भूल ना सका, जिसने इसे सिर्फ एक भटके हुए मुसाफिर की हैसियत से देखा और दिल ओ जान से इसकी खिदमत की। बादशाह की मंगनी पहले से ही अपने सगे चचा की बेटी से तय थी, मगर वो लड़की बहुत मगरूर और चालाक तबीयत की मालिक थी। बादशाह ने जब इसका रवैया और तौर तरीके देखे तो उसने साफ इनकार कर दिया और दरबार में ऐलान किया कि वो शादी इसी लक्कड़हारे की बेटी से करेगा जिसने जंगल में इसकी खिदमत की थी। यूं बादशाह की शादी लक्कड़हारे की बेटी से हो गई। बादशाह के चचा और उनकी बेटी को इस बात का सख्त रंज हुआ और वो दिल ही दिल में बदला लेने के मौका की ताक में रहने लगे। शादी के पहले साल ही अल्लाह ने बादशाह और मलिका को एक बेटी दी। अगले साल फिर बेटी पैदा हुई। बादशाह का चचा आगे बढ़कर कहने लगा कि बादशाहत तो बेटा ही संभालता है, इसलिए बादशाह को दूसरी शादी करनी चाहिए। मगर बादशाह अपनी मलिका से बेहद मोहब्बत करता था, उसने दूसरी शादी से सख्ती से इनकार कर दिया। जब चचा जाद की शादी की सब उम्मीदें दम तोड़ गईं तो बादशाह के चचा ने आहिस्ता आहिस्ता वजीर को भी अपने साथ मिला लिया और इसे लालच और वादों के जरिए अपने काबू में कर लिया। फिर एक रात वजीर ने चचाजाद लड़की के इशारे पर मलिका के कमरे में जहरीला सांप छोड़ दिया। सांप के डसने से मलिका का इंतकाल हो गया। दोनों शहजादियां तब भी बहुत छोटी थीं। बादशाह गम से टूट कर रह गया, मगर फिर भी उसने दूसरी शादी न की। चचाजाद और वजीर ने देखा कि अब सीधे तरीके से बादशाह को काबू में नहीं लाया जा सकता, तो उन्होंने एक और घनूनी चाल चली। उन्होंने बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कुछ अरसे बाद बादशाह भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। यूं बादशाह का चचा खुद मसनन इक्तिदार पर जा बैठा और जालिम व मक्कार हुक्मरान बनकर रियाया पर मुसल्लत हो गया। महल की एक बूढ़ी वफादार नौकरानी ने यह सारी साजिश अपनी आंखों से देखी थी। वो समझ गई कि अब अगला नंबर शहजादियों का होगा। चुनांचे एक रात वो दोनों मासूम शहजादियों को चुपके से अपने साथ लेकर महल से बहुत दूर निकल गई और जंगल की एक सुनसान जगह पर उन्हें छुपाकर उनकी परवरिश करने लगी। वक्त गुजरता गया और दोनों शहजादियां नौखेज जवानियों को पहुंच गईं। एक दिन बूढ़ी औरत सख्त बीमार पड़ गई और जब उसे महसूस हुआ कि अब इसकी जिंदगी का वक्त पूरा होने को है, तो उसने दोनों लड़कियों को अपने करीब बुलाया और रो रो कर सारी हकीकत बता दी कि वो दोनों दरअसल एक नेक दिल बादशाह और मलिका की बेटियां हैं और ये भी कि उनके माँ बाप को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया। बूढ़ी नौकरानी के पैसिंग के बाद दोनों शहजादियां बिल्कुल तन्हा हो गईं। वो अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोया करती थीं, मगर सिवाय सब्र के उनके पास कोई चारा न था। इसी दौरान एक और मुल्क का शहजादा शिकार खेलते खेलते इसी जंगल में आ निकला। इसके साथ इस मुल्क का वजीरजादा भी था। शहजादे ने जंगल में तीतर शिकार किए और फिर वजीरजादे से कहा कि तुम ये तीतर जह करके अच्छी तरह भून कर ले आओ, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ।
वजीरजादा तीतरों को लेकर आगे चला गया। थोड़ा फासले पर जाकर उसने आग जलाई। तीतर भूनने लगा कि इतने में इसकी नजर सामने बनी एक झोंपड़ी पर पड़ी। झोंपड़ी के दरवाजे पर एक निहायत हुसैन व जमील लड़की हैरत भरी नजरों से इसे देख रही थी। वजीरजादा इस हुसैन लड़की को देखकर दीवाना सा हो गया। वो इसके पास गया, अपना तारुफ करवाया, चंद बातें की कि अचानक इसे याद आया कि तीतर आग पर लगे हुए हैं। जब दौड़ता हुआ आग के पास पहुंचा तो देखा कि सारे तीतर जलकर कोयला हो चुके हैं। वजीरजादा सख्त परेशान हो गया। ये सब देखकर लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, अब फिक्र ना करें, मैं आपके लिए दोबारा तीतर भून देती हूँ। फिर इसने बड़ी महारत से तीतर भूनकर वजीरजादे के हवाले कर दिए। इधर शहजादा बड़ी बेचैनी से वजीरजादे का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वजीरजादा भुने हुए तीतर लेकर पहुंचा और शहजादे ने पहला नवाला मुंह में डाला तो हैरत से बोल उठा, आज इतने मजेदार तीतर कैसे बना लिए? पहले तो तुम्हारे हाथ में ऐसी लज्जत न थी। वजीरजादे ने सच सच सारा वाकया सुनाया कि यहाँ करीब ही एक झोंपड़ी है, इसमें बहुत खूबसूरत लड़की रहती है, यही तीतर इसी ने भून कर दिए हैं। मैं तो उसे देखता ही रह गया और मेरे तीतर जल गए। इधर जब छोटी शहजादी जो कपड़े धोने के लिए दरिया किनारे गई थी, वापस झोंपड़ी में आई तो बड़ी बहन ने इसे वजीरजादे से मुलाकात का सारा वाकया सुनाया। छोटी बहन मुस्कुरा कर बोली, अब देखना, वो वजीरजादा शहजादे को लेकर जरूर तुम्हें देखने आएगा और तुम इतनी खूबसूरत हो कि शहजादा तुम्हें जरूर पसंद करेगा। अगर वो तुमसे शादी की बात करे तो तुम इससे शादी कर लेना और उसके साथ महल चली जाना। बस एक बात के मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताना। बड़ी शहजादी ने इनकार करते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मगर छोटी बहन ने जिद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर आ जाऊंगी, बस हमारा बहनों वाला रिश्ता दुनिया के सामने जाहिर नहीं होगा। ये कहकर छोटी शहजादी झोंपड़ी से बाहर गई और थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में छोटे छोटे सफेद फूलों की गठरी थी। उसने फूल बड़ी बहन को देते हुए कहा, जब शहजादा तुम्हें अपने साथ ले जाए तो तुम ये फूल रास्ते में एक करके गिराती जाना। मैं इन फूलों के निशान देखकर तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। सारी बातें समझाकर छोटी शहजादी झोंपड़ी से निकलकर दूर एक दरख्त के पीछे जा छपी। कुछ ही देर गुजरी थी कि शहजादा वजीरजादे की रहनुमाई में झोंपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। जैसे ही शहजादे की नजर बड़ी शहजादी पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। शहजादा इस हसन व सलीके पर फरेफ्ता हो गया। उसने इससे पूछा कि तुम इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब शहजादी ने वैसा ही किस्सा सुनाया जैसा उसकी बहन ने इसे सिखाया था। कहने लगी, मैं यहाँ अपने माँ बाप के साथ रहती थी। कुछ अरसा पहले मेरी माँ फौत हो गई, फिर मेरा बाप जो लक्कड़हारा था वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, इसीलिए मैं अकेली इसी झोंपड़ी में रहती हूँ। शहजादे ने ये सुना तो फौरन इसे शादी की पेशकश की और साथ चलने को कहा। शहजादी ने थोड़ी जेजेका के बाद हाँ कर ली। जाते जाते इसने छोटी सी गठरी उठाई जिसमें वही सफेद फूल थे। शहजादे ने इसे घोड़े पर बिठाया और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शहजादी एक एक करके फूल जमीन पर गिराती जाती और दूसरी तरफ छोटी शहजादी दरख्त के पीछे से निकलकर उन्हीं फूलों के निशानों पर चलती हुई दौड़ शहर की तरफ बढ़ने लगी। महल पहुंचकर शहजादे ने अपने वालिद बादशाह और वालिदा मलिका को सारा किस्सा सुनाया और कहा कि वो इस लक्कड़हारे की यतीम बेटी से शादी करना चाहता है। शहजादे की पहली बीवी जो उसकी खाला की बेटी थी और खुद खाला जो बेवा होकर महल में ही रहती थी, ये खबरें सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगी। लेकिन शहजादे को खूब जानती थीं कि वो जिस बात का इरादा कर ले इसे पूरा करके ही छोड़ता है। इसलिए पहली बीवी ने जाहिरी खुशी और बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत अच्छा होगा, हम सुकने नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगे। जब इसने जाहिर में इतनी खुशी से इजाजत दी तो फिर किसी और को क्या एतराज हो सकता था। यूं धूमधाम से शहजादे की दूसरी शादी हो गई। उधर छोटी शहजादी फूल चुनती चुनती जब शहर में दाखिल हुई तो देखा कि हर तरफ जश्न का समा है, गलियां सजाई जा रही हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा ये क्या बात है, पूरा शहर इतना खुश क्यों है? बूढ़ी औरत ने बताया, हमारे शहजादे को जंगल में एक खूबसूरत सी लड़की मिली है, वो इससे शादी करना चाहता है। इसी खुशी में पूरे शहर में जश्न मनाया जा रहा है। ये सुनकर छोटी शहजादी ने आहिस्ता से पूछा, अम्मा क्या मुझे इस शहर में कोई काम मिल सकता है? मैं करीब के गांव से आई हूँ, मेरे माँ बाप दोनों मर चुके हैं,
मेरे पास घर भी नहीं। बूढ़ी औरत ने इसे गौर से देखा और कहा, हाँ बेटी, आजकल महल में काम की बहुत जरूरत है। मैं भी कभी जवानी में महल में नौकरी किया करती थी, अब बुढ़ापे की वजह से छोड़ दी है, मगर मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ। बूढ़ी औरत की अपनी एक बेटी थी जो चंद दिन पहले ही बीमारी से फौत हो चुकी थी। उसने शफकत से कहा, तुम चाहो तो मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह सकती हो। छोटी शहजादी ने कहा, अम्मा, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे काम दिलवा दें तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार होंगी। बूढ़ी औरत इसे साथ लेकर महल की तरफ चल पड़ी, जहां हर तरफ शादी की तैयारियों की वजह से गहमा गहमी थी। जब वो महल के अंदर दाखिल हुई तो सामने से शहजादे की पहली बीवी आती हुई दिखाई दी। बूढ़ी औरत ने अदब से सलाम किया और कहा, ये मेरी भांजी है, गांव से आई है, इसके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे, अगर महल में कोई काम हो तो उसे रख लीजिए। पहली बीवी ने शहजादी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, कुछ सोचा, फिर इसे अपने कमरे में ले गई और आहिस्ता आवाज में कहने लगी, महल में सब कनीज़े मलिका के हुक्म की पाबंद हैं, मैं खिले आम किसी को खरीद नहीं सकती, लेकिन अगर तुम मेरे लिए अलग से काम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, तो मैं तुम्हें बहुत सारा रुपया पैसा दूंगी। छोटी शहजादी उसे देखते ही पहचान चुकी थी कि ये शहजादे की पहली बीवी है और उसकी बातों से इसे फौरन साजिश की बो आ गई, लेकिन इसने जाहिर में बहुत सादगी और फरमाबरदारी से जवाब दिया, जो हुक्म हो मलिका साहिबा, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। पहली बीवी हंसकर बोली, अभी मैं मलिका नहीं, अभी तो शहजादा बादशाह नहीं बना। इस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा, अब का इकबाल बुलंद हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो अब बहुत जल्द मलिका बनेंगी। ये सुनकर पहली बीवी बहुत खुश हुई, बोली, तुम तो बड़ी काम की चीज हो, बस यहाँ महल में मेरे इशारों पर चलना। शहजादी ने फौरन हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद पहली बीवी छोटी शहजादी को साथ लेकर नई दुल्हन के पास आई, जो दरअसल उसकी बड़ी बहन थी, और बुलंद आवाज में बोली, आज से ये तुम्हारी कनीज है, तुम्हें जिस तरह का भी काम हो इससे लिया करो। बड़ी शहजादी ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो खुशी से इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर दोनों ने जब्त किया और मुनासिब अंदाज में बर्ताव किया। पहली बीवी के जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे के गिले लगकर देर तक रोती रहीं। छोटी बहन ने फिर भी बड़ी बहन को न बताया कि महल में इससे किस किस्म का काम लिया जाने वाला है, क्योंकि वो पहले ही से दिल में कुछ मंसूबा बना चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, महल में जाहिरी खुशियां थीं, मगर पहली बीवी के दिल में जलन और हसद की आग भड़क रही थी। कुछ अरसे बाद दूसरी मलिका यानी बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। बादशाह यानी साबिक शहजादा और सारा महल खुशियों से झूम उठा। सब इसका बहुत ख्याल रखने लगे। ये बात पहली बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि वो अब तक बादशाह को औलाद न दे सकी थी। छोटी शहजादी, जो अब जाहिरी तौर पर कनीज थी, अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी। उसने कई बार बड़ी बहन से कहा, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है, मगर बड़ी बहन मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। कहती, मैं बादशाह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आखिर वो दिन भी आया जब विलादत का वक्त करीब आ गया। पहली बीवी ने खुफिया तौर पर दाई और छोटी शहजादी को बहुत सारा माल और दौलत दिया और उन्हें हुक्म दिया, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उस बच्चे को मार देना और उसकी जगह बलि का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने बज़ाहिर सर हिला दिया, मगर दिल में कुछ और ही इरादा था। विलादत का वक्त आया, बड़ी मलिका ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दाई ने इसे फौरन कपड़े में लपेटकर छोटी शहजादी के हवाले किया और सरगोशी में कहा, जाओ इसे खत्म कर दो, और उसकी जगह बलि का बच्चा रखा। छोटी शहजादी बच्चे को संभाल कर तेजी से महल के पिछले दरवाजे से निकली, अपनी बूढ़ी अम्मा के घर पहुंची। दरवाजा जोर से खटखटाया और अंदर जाकर जल्दी जल्दी कहा, अम्मा, ये मेरी बहन का बच्चा है, इसका जिक्र किसी के सामने मत करना, इसे बिक्री का दूध पिलाना, मैं शाम को आकर सब बताऊंगी। बूढ़ी अम्मा ने एक लफ्ज भी सवाल न किया, बस बच्चे को संभाल लिया। छोटी शहजादी उल्टे कदमों महल वापस दौड़ गई। उधर दाई ने मलिका के कमरे में पर्दे के पीछे से बलि का बच्चा निकाल कर लिटा दिया और सबको ऐलान कर दिया कि मलिका ने इंसान की बजाय बलि के बच्चे को जन्म दिया। पूरे महल में मातम सा छा गया। लोग हैरत और अफसोस से एक दूसरे को देख रहे थे। मलिका रो रो कर कहती जाती, ये झूठ है, ये साजिश है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। बादशाह खुद भी हैरान और परेशान था, लेकिन मामला इतना अजीब था कि वो भी खामोश हो गया। कुछ अरसा और गुजरा, हालात जाहिरी तौर पर संभल गए, मगर पहली बीवी का हसद कम न हुआ। दूसरी बार फिर छोटी मलिका उम्मीद से हुई। पहली मलिका ने फिर दाई और छोटी शहजादी को बुलाया, उन्हें और ज्यादा इनाम व इकराम दिया
और कहा, इस बार बच्चे की जगह कुत्ते का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने अदब से अर्ज किया, मलिका साहिबा ऐसा न कीजिए, बादशाह को वली अहद की जरूरत है, अब की भी तो कोई औलाद नहीं। पहली मलिका गुस्से से आग बबूला होकर बोली, अगर ये काम नहीं करना तो फौरन यहाँ से चली जाओ, मैं ये काम किसी और से करवा लूंगी। ये सुनकर छोटी शहजादी ने फौरन नरमी इख्तियार की, अरे नहीं नहीं मलिका साहिबा, मैं तो मजाक कर रही थी, जो आप हुक्म करेंगी वही करूंगी। दूसरी विलादत पर भी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दाई ने इसे कपड़े में लपेटा और छोटी शहजादी के हवाले कर दिया। इस बार भी छोटी शहजादी बच्चे को लेकर पिछले दरवाजे से निकली और बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचकर उसे बच्चे के हवाले किया कि ये भी मेरी बहन का बच्चा है, पहली बार वाला भी जिंदा है, दोनों को राज में पाली। फिर फौरन महल वापस आ गई। उधर दाई ने हस्बन मंसूबा बच्चे की जगह कुत्ते का बच्चा लिटा दिया और ऐलान कर दिया कि इस बार भी मलिका ने इंसान के बजाय कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया। अब तो महल में क़यामत का सा समा था। पहली मलिका जहर में बुझे हुए लहजे में कहने लगी, मुझे तो शुरू से ही शक था, ये औरत आम इंसानों में से नहीं, पहले बली का बच्चा, अब कुत्ते का बच्चा, अगली बार न जाने किस चीज को जन्म देगी। बादशाह शर्म, गुस्से और गम के अजीब मिले जले एहसासात में गिर गया। आखिर उसने वजीर, जो कभी वजीर ज़्यादा था, को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा तैयार किया जाए और दूसरी मलिका यानी छोटी बीवी को इस पिंजरे में बंद करके शहर के बीचों बीच चौक में रख दिया जाए, ताकि 3 दिन तक आने जाने वाले लोग उसे देखें और उस पर थू थू करें, फिर उम्र भर के लिए इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। वजीर दिल ही दिल में जानता था कि छोटी मलिका बेकसूर है। इसने बादशाह को बहुत समझाया, मगर बादशाह ने किसी की बात न मानी। हुक्म की तामील हुई, दूसरी मलिका को पिंजरे में बंद करके शहर के चौक में रख दिया गया। लोग 3 दिन तक इसे देखकर बुरा भला कहते रहे। 3 दिन बाद इसे गहरे कैद खाने में डाल दिया गया। पहली मलिका को अब वो सब मिल गया जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी। वो ज़ाहिरी तौर पर बड़ी खिदमत गुजार और वफादार बनकर बादशाह के साथ खुशी खुशी रहने लगी, जबकि बादशाह दिल ही दिल में कभी कभी कैद हुई मलिका को याद करता, लेकिन साथ ही बली और कुत्ते के बच्चे का वाकया ज़हन में आता तो इसका दिल पत्थर हो जाता। इधर छोटी शहजादी ने एक बहाना बनाया कि उसकी शादी तय हो गई है, इसलिए वो अब महल का काम छोड़ना चाहती है। महल में कनीजों की कोई कमी न थी, इसलिए पहली मलिका ने बासानी इजाजत दे दी। छोटी शहजादी, बूढ़ी अम्मा और दोनों शहजादों को लेकर फिर जंगल के करीब एक जगह आ गई और खामोशी से इन दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी। दोनों शहजादे नेक सीरत, बहादुर और निहायत खूबसूरत निकले। दिन महीनों में, महीने बरसों में बदल गए। एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ शिकार खेलने के लिए इसी जंगल की तरफ गया। घोड़ों को दरिया के किनारे पानी पिलाने के लिए रोका तो क्या देखता है कि 2 निहायत खूबसूरत बच्चे लकड़ी के बने हुए घोड़े लेकर दरिया किनारे आए और उन्हें पानी पिला रहे। वो दोनों बड़े प्यार से एक गीत भी गा रहे थे, काते का घोड़ा, लोहे की लगाम, चाओ पानी पी ले मेरे गुलाम। बादशाह ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वो घोड़े से उतरकर उन बच्चों के पास आया और मोहब्बत से पूछने लगा, प्यारो बच्चों, क्या कभी लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और क्या लोहे की लगाम भी होती है? इस पर बड़े बच्चे ने मासूम मगर पर तासीर अंदाज में जवाब दिया, और क्या कभी कोई औरत बली और कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है? ये जवाब सुनकर बादशाह और वजीर दोनों चौंक उठे। बादशाह की आंखें खुल गईं, दिल धड़कने लगा। उसने फौरन पूछा, तुम्हें ये बात किसने सिखाई? बच्चों ने कहा, हमारी खाला ने। बादशाह ने बेचैनी से कहा, तुम्हारी खाला कहाँ रहती है? हमें फौरन उनके पास ले चलो। बच्चे बादशाह और वजीर को अपने साथ लेकर इसी झोंपड़ी तक ले आए जहां कई साल पहले बादशाह को पनाह मिली थी और जहां से वो पहली बार लक्कड़हारे की बेटी को मलिका बनाकर ले गया था। बादशाह ने झोंपड़ी में दाखिल होकर जब इस औरत को देखा जो कभी उसकी कनीज हुआ करती थी, तो हैरत में डूब गया। सामने छोटी शहजादी खड़ी थी, बावकार, संजीदा, मगर आंखों में बरसों का दर्द लिए हुए। बादशाह ने लरसती आवाज में पूछा, ए लड़की, ये क्या माजरा है? ये बच्चे कौन हैं और तुम कौन हो? तब छोटी शहजादी ने देरी बैठकर निहायत वकार मगर रिक्कत के साथ पूरी कहानी सुनाना शुरू की। पहले इसने बताया कि कुछ साल पहले तुम इसी झोंपड़ी से जिस लड़की को अपने साथ महल ले गए थे, वो मेरी बड़ी बहन थी। फिर इसने बताया, हम दोनों आम नहीं, हम भी किसी जमाने में शहजादियां थीं। हमारे वालिद भी एक नेक दिल बादशाह थे। वो भी एक दिन शिकार खेलते खेलते जंगल में रास्ता भूल गए थे और हमारे नाना, जो लक्कड़हारे थे, के पास ठहरे थे। वहीं उन्हें हमारी माँ पसंद आई और बाद में उन्होंने शादी कर ली।
फिर कैसे महल में हमारे माँ बाप के खिलाफ साजिशें हुई, कैसे पहले हमारी माँ फिर हमारे वालिद शाही साजिश का शिकार होकर मारे गए, और कैसे एक वफादार बूढ़ी कनीज हमें रात के अंधेरे में जंगल में लेकर आई, वरना आज हम भी जिंदा ना होती। फिर इसने धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी कि किस तरह पहली मलिका ने दोनों मर्तबा बच्चों को मरवाने की साजिश की, किस तरह दाई और बाहर के लोग इसमें हिस्सादार बने, और किस तरह इसने खुद अपने हाथों दोनों शहजादों को मौत के मुंह से निकाल कर पाला। आखिर में उसने कहा, ये दोनों बच्चे अब ही के वली अहद हैं, अब की अपनी औलाद है। बच्चों के चेहरों को गौर से देखकर बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। हकीकत रोज रोशन की तरह अया हो चुकी थी। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया, देर तक रोता रहा। वजीर भी ये सारी कहानी सुनकर रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली मलिका और उसके खानदान के फरेब का अंदाजा हो चुका था। जब छोटी शहजादी सारा किस्सा सुना चुकी तो बादशाह गुस्से से भर उठा। उसने कसम खाई कि वो पहली मलिका को हरगिज नहीं छोड़ेगा, इसे सख्त से सख्त सजा देगा। मगर छोटी शहजादी ने अदब से आगे बढ़कर उसे रोक लिया और कहा, ए बादशाह सलामत, मैं छोटी मलिका की सबसे बड़ी मुजरिम हूँ। पहले अब उसे इज्जत के साथ कैद खाने से रहा करें, फिर उसे इख्तियार दें कि वो आपकी पहली बीवी के बारे में जो सजा चाहे वही दी जाए। बादशाह को उसकी ये बात बहुत पसंद आई, क्योंकि वो जानता था कि छोटी शहजादी निहायत अक्लमंद और रहम दिल है, वो इंतकाम में अंधी नहीं होगी। बादशाह फौरन दोनों शहजादों को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ चल पड़ा। वजीर सारी रात छोटी शहजादी को नजरें चारा चारा कर देखता रहा। इसकी पाकीज़ा सीरत और कुर्बानियों ने वजीर के दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी, और बादशाह ये सब कुछ महसूस कर रहा था। बादशाह ने मुस्कुराकर वजीर से कहा कि वो छोटी शहजादी को अपने घोड़े पर बिठा ले। वजीर ने शर्माते हुए ऐसा ही किया और सब मिलकर महल पहुंचे। महल पहुंचते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि पहली मलिका को बेड़ियां पहनाई जाएं और कैद खाने से छोटी मलिका को इज्जत के साथ बाहर लाया जाए। जब बादशाह कैद खाने में गया तो वो खुद उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखों से आंसू बहते हुए कहने लगा, ए मलिका, मैं सारे वाक़ये से वाकिफ हो चुका हूँ, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुमसे मुआफी मांगने आया हूँ। मलिका को बेइज्जत रहा करके तख्त के सामने लाया गया। दोनों शहजादे भी इसके सामने खड़े किए गए। जब इसे बताया गया कि ये दोनों बच्चे इसी के बेटे हैं तो वो रोते रोते बेहाल हो गई। बच्चों को गिले लगाकर हिचकियों के साथ देर तक रोती रही, साथ ही अपनी छोटी बहन को भी सीने से लगा लिया। फिर बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया कि आज से फैसला छोटी मलिका के हाथ में है। वो चाहे तो पहली मलिका को जिस सजा का हुक्म दे वही नाफिज होगी। पूरा दरबार सांस रोके इस फैसले का मुंतजिर था, लेकिन छोटी मलिका ने सर झुकाकर नर्म लहजे में कहा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। जितनी तकलीफ मैंने कैद में गुजारी, जितनी जुदाई मेरे बच्चों ने मेरी गैर मौजूदगी में बर्दाश्त की, जितना दुख मेरे बहन और इन दोनों शहजादों ने उठाया, वो सब अब किसी सजा से पूरा नहीं हो सकता। जो कुछ होना था वो शायद हमारी तकदीर में लिखा था, इसलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी, मैं इसे अल्लाह के लिए मुआफ करती हूँ। ये अल्फाज सुनते ही पहली मलिका, जो खौफ के मारे कांप रही थी, धाड़े मार कर रोने लगी। वो छोटी मलिका के कदमों में गिर गई, इसे गिले लगाकर कहने लगी, तुमने मुझे मुआफ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं सारी उम्र तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। बादशाह ने भी शुक्राने के सजदे अदा किए और पूरे महल में बड़ा जश्न मनाया गया। चंद दिन बाद वजीर ने शर्माते हुए बादशाह से अर्ज की कि अगर इजाजत हो तो वो छोटी शहजादी का रिश्ता मांगना चाहता है। बादशाह ने मुस्कुराकर छोटी शहजादी की तरफ देखा, उसने हया से सर झुका लिया। इसकी खामोशी में रजा पिन्हा थी। यूं भरपूर खुशी और धूमधाम से वजीर और छोटी शहजादी की शादी भी कर दी गई। अब महल में न साजिशें थीं, न हसद की आग, न आंसुओं भरी रातें। सब अपनी अपनी गलतियों से सबक सीख चुके थे। बादशाह, दोनों मिलकहीं, शहजादे, शहजादियां और वजीर सब हंसी खुशी, अमन व इंसाफ के साथ रहने लगे, और यूं उनके मुल्क में मोहब्बत, दरगुजर और रहमत की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी।